नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बिहार के यस स्टेट पर बात कर रहे हैं दोस्तों। और बात किया जाए तो यस स्टेट में चर्चा करें तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो शिक्षण कला है, क्योंकि दोस्त आपको पता है शिक्षण कला से आप सभी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वह क्वालिफाइंग पेपर होता है और दोस्त इसकी क्वालिफाई करने के बाद आप सभी शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। जो वहाँ के जो मेन एग्जाम है, जहाँ पर आप सिलेक्शन लेकर के आप एक टीचर अध्यापक बन पाएंगे साथी। तो या तो आप सभी के लिए एक क्वालिफाई पेपर होता है साथी। तो अगर हम बात करें तो आप जानते हैं दोस्त, आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करें हैं। हम सभी कुछ आप सभी को मॉडल पेपर भी मैंने प्रोवाइड किया है, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं और इसके बाद फिर से हम दोस्त बात करेंगे कुछ मॉडल पेपर पर और कुछ चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी का पूरा मार्च तक जो पेपर है वह पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो जाए, तैयारी आपकी हो जाए। चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो दोस्त या पेपर 2 की, चाहे फिर आप दोस्त जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के 2 पार्ट होते हैं, दोनों में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सभी देखेंगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। तो कह रहा शिक्षण के स्तंभ में दोस्तों क्या है? शिक्षण के स्तंभ में आपसे पूछ रहा है। साथ ही करा है कि आपका शिक्षण के स्तंभ में करा कि शिक्षण के स्तंभ में पाठ्यक्रम है, अनुदेश है, या फिर करा कि आकलन है, या उपरोक्त सभी दोस्तों। क्या आप क्या करते हैं? कोर्स है, करा कि इंटरेक्शंस है, या फिर स्टेटमेंट है, या फिर आप करते हैं ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें से क्या होगा? करा कि शिक्षण के स्तंभ, करा कि भाई साहब शिक्षण के स्तंभ तो पाठ्यक्रम है, सिलेबस तो हम मानते हैं दोस्तों। इंटरेक्शंस मानते हैं, जो निर्देशन है, एक तरह से अनुदेशन है, होनी चाहिए दोस्तों शिक्षण में। और आप आकलन, इसका आकलन भी दोस्तों क्या है? उसके स्तंभ है, आकलन होना चाहिए दोस्तों। कोई शिक्षण आपके हो रहा है, शिक्षण किया जा रहा है, तो आकलन जरूरी है भाई। आकलन से पता चलता है कि शिक्षण सही तरीके से हो रहा है, कि आपके ऊपर सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सही कहीं ना कहीं दोस्तों पहले का जो राइट ऑप्शन होगा, आप कह सकते हैं भैया सभी सही है, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन संख्या डी इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे दोस्तों। बात करें प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए साथी। तो करा कि शिक्षण का परिणाम है, शिक्षण का दोस्तों करा कि दोस्त शिक्षण का परिणाम है क्या? व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। तो दोस्तों करा द रिजल्ट ऑफ टीचिंग इज का बिहेवियर चेंज, करा सेल्फ रिस्पेक्ट, करा कि कॉन्फिडेंस, या सेल्फ वर्थ। तो साथी आप क्या कहेंगे? इसमें से आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है साथी। इसमें से आप शिक्षण के परिणाम क्या कहते हैं? भाई शिक्षण का जो रिजल्ट होता है किस पर निर्भर करता है? व्यवहार परिवर्तन पर। दोस्तों सही है, व्यवहार परिवर्तन ही क्या है? यही आपका होगा। आत्मसम्मान, शिक्षण का परिणाम दोस्तों आत्मसम्मान है नहीं, तो दोस्तों आप सीधा से कहेंगे व्यवहार परिवर्तन कहलाता है शिक्षण का परिणाम। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। कह 5E मॉडल आधारित है दोस्तों। 5E मॉडल क्या होता है इसे हम ध्यान देंगे। 5E मॉडल आधारित हो दोस्तों शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर, कर व्यवहारात्मक सिद्धांत पर, कर अननोन क्रियात्मक सिद्धांत पर, या संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। दोस्तों 5E मॉडल इज बेस्ड ऑन कंटेक्स्टिविस्ट थ्योरी ऑफ द टीचिंग, ऑन द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, कर ऑन इंटरेक्शन थ्योरी, करा कि आप करा ऑन कॉग्निटिव थ्योरी। तो दोस्तों क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है साथी। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे 5E मॉडल जो आधारित होता है साथी, ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई साहब 5E मॉडल को हम कह सकते हैं शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर होता है। तो तीसरे का दोस्त आपका ए ऑप्शन होगा। तीसरे का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 5E मॉडल आधारित है शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त, प्रश्न संख्या 4th नंबर में, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का मतलब क्या है दोस्तों? विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है दोस्तों? महत्व आपसे पूछ रहा है। जो विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व आपसे दोस्त कर रहा है। विषय वस्तु की पहचान के लिए दोस्तों, या शिक्षण के कार्यों की पहचान के लिए दोस्त, या प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए दोस्तों? कोई नहीं साथी। आप क्या कह सकते हैं? विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है? विद्यालय में दोस्तों आपसे कह रहा है कि इसका उद्देश्य और महत्व क्या है दोस्तों, ऐसा आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व विषय वस्तु की पहचान के लिए दोस्तों सही है भैया। विषय वस्तु की पहचान के लिए तो एकदम आपका राइट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। शिक्षण के कार्यों की पहचान के लिए दोस्तों, शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्यों की पहचान साथी, तो आप कह देंगे शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए दोस्तों नहीं होता है लक्ष्य और उद्देश्य। प्रधानाध्यापक के कार्यों को नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, आप कह सकते हैं डी ऑप्शन भी गलत है। विषय वस्तु की पहचान के लिए लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व दोस्तों आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 5th नंबर, ब्लूम की व्याख्या की है दोस्तों, वर्गीकरण की व्यवस्था है, या
सीमांकन व्यवस्था है या प्रत्यायोजन व्यवस्था है दोस्तों या केंद्रित व्यवस्था है? क्या कहेंगे? ब्लूम सिस्टम क्या दोस्तों कहलाता है? बेहतरीन प्रश्न है। ब्लूम आप कह सकते हैं दोस्तों सिस्टम क्या होता है? ब्लूम सिस्टम दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ब्लूम का वर्गीकरण दोस्तों ब्लूम ने वर्गीकरण किया है जिसमें से 3 पक्ष बताए हैं। कितने पक्ष? 3 पक्ष दोस्तों बताए हैं, 3 पक्ष। एक तो आप जानते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष होता है, इनके द्वारा संज्ञानात्मक पक्ष होता है साथ ही। एक दोस्तों आप जानते हैं भावात्मक पक्ष होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और दोस्तों इनके द्वारा एक मनोगत्यात्मक पक्ष बोला गया। मनोगत्यात्मक पक्ष 3 पक्ष पर यह चर्चा करते हैं। क्या भैया? 3 पक्ष पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक, एक मनोगत्यात्मक पक्ष। तो ये 3 पक्ष पर बात करते हैं। ब्लूम की व्यवस्था दोस्तों वर्गीकरण व्यवस्था, आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हैं देयर इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ब्लूम की व्यवस्था साथी आप कह सकते हैं व्यवस्था, वर्गीकरण की व्यवस्था है। सीधा साफ दोस्त कह सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का ए ऑप्शन। कर के सीखों के प्रतिपादक कौन है? कर के सीखों को प्रतिपादक दोस्तों कौन होते हैं, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। कर के सीखों के प्रतिपादक क्या मारिया मॉन्टेसरी है या जॉन डीवी है, रूसो है या फ्रावेल है? दोस्तों फ्रावेल की बात करें तो यह बात किया जाता है फ्रावेल को किंडरगार्टन विधि, किसके? किंडरगार्टन विधि आप बोल सकते हैं, गार्डन विधि आप बोल सकते हैं, गार्डन विधि बोल सकते हैं, किंडरगार्टन विधि। अब दोस्तों रूसो की बात करें या बाल केंद्रित शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, किसके? बाल केंद्रित शिक्षा के जनक आप बोल सकते हैं कि जनक। और आप यह भी साथ ही कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं या इनकी विधि कहलाती है निषेधात्मक शिक्षा पर बात करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा पर या चर्चा करते हैं, निषेधात्मक शिक्षा पर या बात करते हैं। दोस्त अगर बात करें जॉन डीवी की बात किया जाए साथी, तो इनकी बात करें प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, शिक्षा के जनक। और दोस्तों इनका ही मानना था कि बच्चों को कैसे दिया? करके सीखने पर जोर दिया, करके सीखने पर जोर दिया जाए, सीखने पर जोर देते हैं दोस्तों, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो यह मॉन्टेसरी विधि के जनक है, मॉन्टेसरी विधि की जनक है साथी। और इनका मानना था जो बच्चों को सिखाया जाए कर्मेंद्रियों इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों एवं इंद्रियों के माध्यम से सिखाया जाए, इंद्रियों के माध्यम से सिखाया जाए, ऐसा इनका मानना था। तो साथी आपका क्या इसमें से राइट ऑप्शन साथी बन सकता है? इस प्रश्न के लिए जो राइट ऑप्शन साथी बनेगा वह सीधे साथी आपका ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा? जॉन डीवी आपका बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से दोस्त आपको बताना है और पूछा जाता है इसी प्रकार से। एक्सप्लेनेशन दोस्त आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथी, तो ध्यान दीजिएगा। करा की निगमन विधि की खामी है। निगमन विधि की दोस्तों क्या खामी है? तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है या रटने को बढ़ावा देता है या भूलने की प्रवृत्ति होती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निगमन विधि की बात करें, निगमन विधि क्या कहता है कि भाई साहब रूल टू क्या, नियम टू के अंदर जाता है, नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ आपका नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है इसमें। तो दोस्तों पहले आपको नियम बता दिया जाता, पहले आपको क्या बता दिया जाता दोस्तों? पहले आपको नियम बता दिया। और नियम जब आपको पहले बता दिया जाएगा, पहले जब आपको रूल बता दिए जाएंगे साथी, तो फिर आप क्या होते हैं, कोई चीज आपको जैसे मैथ आपको सॉल्व करना है, मैथ आपको सॉल्व करना है, मैथ के क्वेश्चंस, मैथ के जो है क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैथ के क्वेश्चन आपको पहले रूल बता दिए गए दोस्तों। तो रूल जब बता दिया जाएगा तो फिर आप भूलने के चांस होंगे। जैसे रूल भूले तो फिर आपका क्या होगा, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त इसलिए आपको बोला जाता है निगमन विधि की जो खामी है, तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है। तो तार्किक क्षमता आपको सुधार नहीं पाता है, भाई रट्टा मारने की कोशिश करेगा। जब आप निगमन विधि का मतलब होता है कहीं ना कहीं निगमन विधि में साथ ही कहा जाता है कि रूल को याद कराया जाता है। जब आपको रूल याद कर लेंगे तो आपके तार्किक चिंतन बढ़ पाएगा, रीजनिंग बेस्ड आपका थिंकिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कहीं ना निगमन विधि की जो खामी है साथी, और निगमन विधि की खामी की अगर हम चर्चा करेंगे तो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन संख्या आप डी करेंगे। भूलने को बढ़ावा, भाई सब भूलेंगे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जितना आप जैसे साथी अगर बात करें निगमन विधि में जब आप नियम रटेंगे तो भूल भी जाएंगे जाती, और आप फिर रटने को बढ़ावा भी मिलेगा। सीधा सा आपका ऑप्शन संख्या डी इसमें से भैया राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, आगे बात किया जाए तो दोस्त कहा कि आपका कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा है।
डगलस ने, जॉन डेवी ने, जीन पियाजे, मॉरिसन है साथी। या डिफिनीशन है दोस्तों, डिफिनीशन आपके क्योंकि शिक्षण के हैं और शिक्षण से कुछ डिफिनीशन भी पूछे जा सकते हैं, उसके दोस्त व्यवहारिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, को किसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्त आप जरूर अच्छे से देखें। कार्यविधि, कार्यभार विधि, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है किसके, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा है। तो यार डगलस ने कहा दोस्तों, ऑप्शन क्या आपका ए बनेगा। कह पाठ योजना प्रक्रिया दोस्तों अध्याय नियोजन की या विषयी क्रिया नियोजन की या शिक्षण कार्यनीति नियोजन की या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पाठ योजना प्रक्रिया किसकी है, लेसन प्लानिंग प्रोसेस क्या बोल सकते हैं साथी, क्या चैप्टर प्लानिंग बोल सकते हैं या सब्जेक्ट एक्शन प्लानिंग बोल सकते हैं या टीचिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग बोल सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव साथी। 9th नंबर के लिए आपका दोस्त क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, क्या दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, ऐसा दोस्त आपसे पूछ रहा है। दोस्तों पाठ योजना प्रक्रिया की बात है। पाठ योजना दोस्तों लेसन प्लान कब होता है, जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं साथी तो लेसन प्लान बनाते हैं। क्या लेसन प्लान बनाते हैं उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जब हम लेसन प्लान बनाकर बच्चों को ले जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो आपने BLBDC किया होगा दोस्तों, वहां पर सारी चीजें आपको पता होगी लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। पाठ योजना प्रक्रिया में अध्याय नियोजन की, तो अध्याय जो होती है, जो लेसन होती है, उसका नियोजन करना, मतलब कहीं ना कहीं एक संकुचित, बहुत बड़ा नहीं, हमको छोटा का क्या है उसका रूप दिया जाता है कि हाँ भाई इसके कंक्लूजन कोई बात की जाती है, उसके संक्षिप्त विषय क्रिया नियोजन की बात की, विषय क्रिया नियोजन की यह भी होगा। शिक्षण कार्यनीति नियोजन की, तो किस हिसाब से हम बच्चे को पढ़ाएं जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। सीधा सा दोस्त 9th का आपका ऑप्शन क्या डी बने, उपयुक्त सभी, 9th का डी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर। दोस्तों हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है दोस्तों, क्या विभेदन है, वर्गीकरण है, संबंध है, दिशा निर्देश है। दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक स्टेज इज हार्वर्ड लर्निंग इज करा डिफरेंशिएशन, करा क्लासिफिकेशन, करा रिलेशनशिप या गाइडेनेस। दोस्तों इसमें क्या होगा आपका, इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से दोस्त प्रश्न संख्या 10 में आपका राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें से दोस्त 10 नंबर में आपका बन सकता है जी। इसमें से दोस्त बात कर सकते हैं कौन सा इसमें से बन सकता है, कौन सा दोस्तों इसमें से आपका बन सकता है, कौन सा इसमें से अच्छा प्रश्न दोस्त एकदम चलेंगे बताने का जी। हार्वर्ड में एक चरण कौन सा है दोस्तों, इसमें से दोस्तों आपका कौन सा एक चरण होगा, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो करा कि हार्वर्ड अधिगम का एक चरण है दोस्तों, वह संबंध है। क्या है दोस्तों आपका इसमें से दोस्त क्या है, एक संबंध है, एक आपका क्या दोस्तों इसमें से एक संबंध है, ऑप्शन संख्या आपका सी बने। हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है दोस्तों, वह संबंध है, रिलेशनशिप है, ऑप्शन संख्या दोस्तों आपका इसमें से जो सी ऑप्शन इसमें से राइट ऑप्शन। दोस्त करा है प्रश्न संख्या 11 नंबर सूक्ष्म शिक्षण आधारित दोस्तों माइक्रो टीचिंग पूछ रहा, देखिएगा माइक्रो टीचिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग होता क्या है, माइक्रो टीचिंग की बात करें दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण। दोस्त अगर आप सूक्ष्म शिक्षण को कहते हैं, जैसे जब आप BTC या B.Ed कर रहे होंगे दोस्तों, तो वहां पर माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। और क्यों करवाया जाता है, क्योंकि दोस्त जब आप कभी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने B.Ed BTC करना स्टार्ट किए, तो दोस्त जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में डर की भावना होती है। भाई सही है भाई, हम कभी अगर नहीं बोले हैं, कहीं हमारा उस तरह का व्यक्तित्व तो नहीं है और B.Ed या BTC हम करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर डर की भावना होती है कि अरे यार क्या बोलेंगे, कैसा क्या, मतलब इतने लोग बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो माइक्रो टीचिंग के जरिए आपके जो डर की भावनाएं हैं उसको निकाला जाता है कि धीरे धीरे आपको एक तरीके से पढ़ाने की शैली और आप में जो डर की भावनाएं, ये सभी धीरे धीरे क्या होती है, दूर करवाई जाती हैं, जिससे बच्चा अधिक से अधिक जो ट्रेनर है, जो एक तरीके से जो परीक्षार्थी, जो आप कह सकते हैं ट्रेनर है, जो प्रशिक्षार्थी है, ये परीक्षण करता है दोस्तों, वह परीक्षार्थी दोस्तों, ये परीक्षार्थी वह कैसे अपने आप को उस तरीके से चीजें मेंटेन कर पाए जो एक से इस टीचर में होता है। तो इसलिए दोस्तों क्या किया जाता है, डर को भगाने के लिए, डर को भगाने के लिए आप सब बोल सकते हैं, भगाने के लिए दोस्तों, भगाने के लिए, और कहीं ना कहीं आप में शिक्षण कौशल मेंटेन करने के, शिक्षण कौशल को डेवलपमेंट करने में, शिक्षण कौशल का विकास करने में, ये सभी दोस्तों आप बोल सकते हैं विकास करने में इन सभी का योगदान होता है, करने में आप बोल सकते हैं इन सभी का क्या होता है, योगदान होता है। अब जब दोस्तों इन सभी का योगदान होता है
तो माइक्रो टीचिंग में दोस्त बोला जाता है, माइक्रो टीचिंग की अगर बात करें तो माइक्रो टीचिंग में दोस्त बोला जाता है कि भारत में माइक्रो टीचिंग जनक, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक अगर आपसे पूछें, सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपसे दोस्त कोई कहे तो दोस्त आप कहेंगे इनका जनक बोला जाता है बीके पासी को, बीके पासी को बोला जाता है, बीके पासी को बोला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं दोस्त। एक और बोल सकते हैं आप, बीके पासी को बोला जाता है, आप कह सकते हैं साथी बीके पासी हो गए। आप ऐसा साथी बोल सकते हैं कि साथी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसके भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक बीके पासी हो गए। और आप दोस्त ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर बोला जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, आपसे कोई कहे कि सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का जनक, सूक्ष्म शिक्षण का जनक आपसे कोई कहे, शिक्षण का जनक, सूक्ष्म शिक्षण का जनक अगर आपसे कहे दोस्तों तो फिर आपका जनक बोल जाते हैं दोस्तों DW एलन को बोला जाता है। और एलन कहाँ के दोस्त, कहाँ के थे, अमेरिका के थे, अमेरिका के थे दोस्तों। और कहाँ से दोस्त बिलोंग करते थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से दोस्तों, या क्या करते थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और दोस्त अगर बात किया जाए, अगर अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम पूछा जाए, अमेरिका में दोस्त कहे, अमेरिका में दोस्त कहे कि कोई अमेरिका में माइक्रो टीचिंग का टाइम, माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण का समय, सूक्ष्म शिक्षण का समय अगर आपसे कोई कहे तो आप दोस्त कहेंगे 45 मिनट होता है। कितना, 45 मिनट होता है, ऐसा आप कह देंगे। अगर कोई कहे भारत में कितना होता है, भारत में माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का टाइम अगर पूछे, सूक्ष्म शिक्षण का टाइम समय, सूक्ष्म शिक्षण का समय कोई पूछे तो कहेंगे सब दोस्तों आप कह देंगे कि यहाँ पर 36 मिनट होता है, 36 मिनट दोस्तों होता है। कितने चरण होते हैं सूक्ष्म शिक्षण में, चरण पूछ लिया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में चरण दोस्तों आपसे पूछ लिया, चरण कितने होते हैं तो कहेंगे 6 चरण होते हैं। कितने चरण, 6 चरण होते हैं साथी। चलते हैं हम 6 चरण लिख देते हैं आपके सामने, 6 चरण दोस्तों हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण दोस्तों होता है, पहला चरण दोस्तों क्या किया जाता है, योजना बनाया जाता है, योजना बनाना, पहला तो योजना बनाना होता है। दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरा होता है शिक्षण किया जाता है। कौन सा, शिक्षण होता है साथी, शिक्षण होता है। फिर दोस्त क्या होता है, प्रतिपुष्टि ली जाती है, शिक्षण प्रतिपुष्टि ली जाती है, प्रतिपुष्टि ली जाती है, प्रतिपुष्टि ली जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, पुनर्योजना बनाया जाता है, पुनर्योजना बनाया जाता है, पुनर्योजना बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों पुनर्शिक्षण होता है, क्या होता है, पुनर्शिक्षण होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, पुनर्प्रतिपुष्टि बनाया जाता है, पुनर्प्रतिपुष्टि ली जाती है, पुनर्प्रतिपुष्टि ली जाती है। ऐसा साथी आप कह सकते हैं। चलेंगे अगर हम बात करें साथी तो योजना कितने मिनट का होता है, योजना दोस्तों या मिनट इसमें काउंट नहीं होता है दोस्त। शिक्षण कितने मिनट का, 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि दोस्तों 6 मिनट का। योजना दोस्तों 12 मिनट का। प्रशिक्षण 6 मिनट का, इसमें दोस्तों 6 मिनट का। तो टोटल आप कह सकते हैं इसमें 36 मिनट हो गया। तो यही साथी आपसे पूछा जाता है कि कितने मिनट का क्या होता है, जो आप सबसे एग्जामिनर पूछता है दोस्तों। क्लास में शिक्षण आधारित है दोस्तों, क्या शिक्षण सामग्री से, शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, उपयुक्त सभी। तो बताएंगे इसमें से दोस्त क्या होगा, यही आपका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। क्या है, यह आपका एक्सप्लेनेशन है साथी, बताएंगे इसमें से क्या है। तो दोस्त आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण है एक कौशल है दोस्तों। क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल है, शिक्षण कौशल है, आप ऐसा मान सकते हैं। क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल है दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं। ऑप्शन संख्या 12 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या दोस्तों, आपका इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या आगे नेक्स्ट की बात करें साथी तो करा कि आपके सामने अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है दोस्तों। क्या संज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अनुदेशन से कौन सा होता है, द का व्हाट ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाय द इंटरेक्शंस। तो दोस्तों करा कि जो अनुदेशन से कौन सा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है दोस्तों, आप कह सकते हैं दोस्त संज्ञानात्मक होता है। अगर दोस्त बात करें ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में कितने चरण होते हैं तो दोस्त कहेंगे 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण होते हैं संज्ञानात्मक। कितने दोस्त, 6 चरण होते हैं। सबसे पहले दोस्त क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। बोध है जिसे दोस्त अवबोध बोलते हैं, बोध है जिसे दोस्त अवबोध बोलते हैं। तीसरे की दोस्त आप जानते हैं, तीसरे की बात करें अनुप्रयोग बोला जाता है। तीसरा क्या बोला जाता है, अनुप्रयोग बोला जाता है। चौथे की साथी अगर बात करें उसे हम बोलते हैं विश्लेषण बोलते हैं। क्या, विश्लेषण साथी बोलते हैं। पांचवें की दोस्त अगर बात करेंगे आप कहेंगे संश्लेषण बोलते हैं। क्या, संश्लेषण साथी बोलते हैं। सातवें की बात करें, छठवें की दोस्त बात करेंगे उसे मूल्यांकन बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और आपसे दोस्त सबसे निम्न स्तर की बात करें, सबसे कहा जाता है सबसे निम्न कौन सा है, सबसे निम्न दोस्तों ज्ञान है, सबसे निम्न स्तर है, सबसे निम्न स्तर है। सबसे उच्च दोस्तों उच्च कौन सा, मूल्यांकन है। आपको ऐसा रटना है, दिमाग में रखना है साथी। तो 6 चरण होते हैं। आपका राइट ऑप्शन साथी आपका बनेगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कॉग्निटिव होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 नंबर पर। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। पुनर्बलन कौशल का उपयोग रिफोर्समेंट, ये बोलते हैं रिफोर्समेंट का स्किल्स की बात करें तो करा कि आर दी यूज्ड कहाँ किया जाता है, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, कह रहा अधिगम और रुचिकर हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए दोस्तों, कह रहा ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों पुनर्बलन कौशल शाबाशी देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चे में एक तरीके से एनर्जेटिक बनाने के लिए, आप बोल सकते हैं इंकरेज करने के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। आप कह सकते हैं अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इसके लिए भी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन 13 का जो दोस्त ऑप्शन संख्या सी बनेगा। पुनर्बलन कौशल दोस्तों यही होता है और आपको पता होगा, पुनर्बलन कौशल से नाम से ही लग रहा है साथी कि बलित करना, एक तरीके से आपको रिफोर्समेंट करना, आपको फोकस करना, आप में प्रेरित करना, आपको मोटिवेट करना, आप ऐसा साथी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन संख्या जो है सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी, करेक्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर का, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए दोस्तों, प्राकृतिक तंत्र या कृत्रिम तंत्र या तकनीकी तंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। करेक्ट क्लास का पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है दोस्तों, ऐसा नहीं पारिस्थितिकी तंत्र से आपको लग रहा है कि ईबीएस में घुस गए क्या, तो ईबीएस यूबीएस की बात नहीं है। इको सिस्टम कैसा होना चाहिए, इको सिस्टम का मतलब एक तरीके से जो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए भाई, हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, क्लास का आप बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए दोस्तों। क्या प्राकृतिक तत्व होना चाहिए, हाँ भाई नेचुरल होना चाहिए, आप बोल सकते हैं नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, ए ऑप्शन। करेक्ट, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, कक्षा के भौतिक वातावरण को दोस्तों करें इट प्लेज ए रोल इन इनहेंसिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। क्लास की शिक्षकों की या छात्रों की या प्रधानाध्यापक की, इनमें से कोई नहीं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका किसकी होती है। जी बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 के लिए दोस्त बताएंगे इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। कक्षा में भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है दोस्तों, वह छात्रों की होती है। किसकी, छात्रों की। भौतिक वातावरण बढ़ाने में, फिजिकल एनवायरनमेंट को बढ़ाने में वह स्टूडेंट की योगदान होता है। आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा दोस्त। अगर आप सभी बिहार स्टेट की तैयारी तो कर ही रहे हैं और दोस्त आपको पता है बिहार स्टेट जो स्टेट का पेपर होता है वह ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन होता है दोस्त, तो आप सभी टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं भाई। ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर ही देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उससे आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलता है साथी। तो दोस्त अगर आप देना चाहते हैं बिहार स्टेट का मॉक टेस्ट, तो आप सभी दोस्तों स्टडी 91 प्रो के साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों स्टडी 91 प्रो, स्टडी 91 प्रो, स्टडी 91 तो या दोस्तों आपका यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन स्टडी 91 प्रो पर दोस्तों आपको या टेस्ट पेपर अवेलेबल होगा साथी। तो आप सभी वहां पर टेस्ट पेपर दे करके अपने मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों और भी किसी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर साथी तो 200 प्लस एग्जाम्स की तैयारी के लिए दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। अगर दोस्त हमें आना नहीं कहते हैं कि आप स्टडी 91 के साथ ही जुड़े, हमें आप कहने का प्रयास दोस्तों कर रहे हैं कि जैसे आप जब कोई चीज तैयारी करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो बेहतर होता है दोस्तों आप पढ़ते चलिए, मूल्यांकन करते चलिए। तभी तो दोस्त बोला गया सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सिर्फ व्यापक मूल्यांकन पर नहीं, आपको बोला गया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसलिए साथ ही आपका बेहतर होगा, समझ पा रहे हैं ना साथी। तो आपके लिए अगर आप सिर्फ व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो फिर एनईपी का हनन हो जाएगा, और एनईपी या नायक नहीं कहता है कि भाई साहब आपको सिर्फ व्यापक मूल्यांकन हो, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उस बात पर खड़े उतरना है साथी। और आपको अगर ऐसा बोला गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों मनोवैज्ञानिक रीजन है कि हाँ ऐसा होगा तो बच्चा ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी पास होने का, अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, अच्छे तरीके से पेपर को हैंडल कर पाएगा, मानसिकता उसका मतलब कहीं ना कहीं डर की भावना भगेगा। तो दोस्त चलेंगे ज्यादा बात ना करते हुए हम सभी 16वें नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। करें कि पाठ्य पुस्तक का महत्व है, पाठ्य पुस्तक का दोस्त महत्व है छात्रों की बाहरी दुनिया, देखिए ध्यान देंगे साथी, छात्रों की बाहरी दुनिया से परिचित कराने में या बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में या पढ़ने लिखने और बोलने की कौशल में सुधार हेतु या उपयुक्त सभी। दोस्तों पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक कीजिए। तो दोस्त अगर बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है पाठ्य पुस्तक का, क्या दोस्त आप बताइएगा क्या इसमें से दोस्त राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्त हम जानते हैं छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में भी एकदम योगदान है,
तो किताबी में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको मतलब किताब या आपको आपके घर के आसपास या भाई पूरे दुनिया को जान के, जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप भूगोल पढ़ते हैं दोस्तों, तो बताया जाता है कि भाई या प्रशांत महासागर यहाँ है, हिंद महासागर यहाँ है, इन दोनों को अलग करता है। भारत श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपको लिखा रहेगा पाक जल संधि है। तो कहीं ना कहीं बाहरी जीवन से जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, एकदम जोड़ रहा है दोस्त, एकदम ठीक है। छात्रों की बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, एक ही बात हो गया। और पढ़ने लिखने और बोलने की कौशल में सुधार करने में, जी भाई साहब ठीक है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पढ़ने में अच्छा कौशल आप डेवलप होगा, लिखने में भी होगा, आप अच्छी तरह शैली का इस्तेमाल करें लिखते टाइम। दोस्त अगर बोलने की बात करें तो जब आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे भी उसी शैली में, वैसा आपका शैली मेंटेन होगा, तो आप कह सकते हैं कौशल में सुधार होता। सीधा सा आपका डी ऑप्शन बन सकता है, डी ऑप्शन आपका 16 का डी ऑप्शन दोस्तों। 17 पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों, क्या व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास में या शैक्षिक विकास में, या ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं साथी। यह प्रश्न देख करके तो आपको लग ही जाएगा कैसा प्रश्न, कितना सरल प्रश्न है। करा कि लाइब्रेरी प्लेज द मेन रोल इन, करा कि मेन रोल क्या है दोस्त, अगर पुस्तकालय की बात किया जाए तो इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है दोस्तों, क्या इसमें से क्या आपका रूप है दोस्तों। अगर हम बात करें पुस्तकालय का मुख्य भूमिका क्या है, व्यक्तित्व विकास करता है, क्या आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है पुस्तकालय साथी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करता, आपका शैक्षिक विकास करता है। क्या है ऑप्शन संख्या आपका ए बी ऑप्शन बनेगा, सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ोतरी करता है, आपका व्यक्तित्व का विकास थोड़ी नहीं करता साथी पुस्तकालय। 18 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है दोस्तों, कौन सा शिक्षक का गुण है, कौन सा इसमें टीचर का गुण नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। Which of the following is not quality of the teacher, करा पेशेंस, करा पोलाइट, या करा कि टोलेंस, या फिर करा कि सुपर स्ट्रिक्टस। कर दोस्तों क्या धैर्य है, या विनम्र है, या सहनशीलता है, या अंधविश्वासी है दोस्तों। कौन सा इसमें से दोस्त आपका नहीं है शिक्षक की, मतलब कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है दोस्तों। धैर्यवान तो होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए दोस्तों। भाई धैर्य तो शिक्षक में नहीं रहेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो धैर्य खूब अच्छे से होना चाहिए। विनम्र होना चाहिए, आप बोल सकते हैं पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, आप बोल सकते हैं सहनशीलता भी होनी चाहिए। आप दोस्त अंधविश्वासी नहीं बोल सकते हो, आपका अंधविश्वास यही मामला गड़बड़ है, शिक्षक की भूमिका नहीं, शिक्षक का गुण नहीं दोस्तों, अंधविश्वासी। ऑप्शन संख्या दोस्त आपका इसमें से डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे साथी। अगर नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें 19 नंबर पर, करें एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक के लिए दोस्त करा कि क्या आवश्यक है, करा कि भाई शिक्षण के लिए प्रति प्रतिबद्धता, या अपने संगठन के प्रति वफादारी, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथी क्या होगा, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षक के लिए प्रति प्रतिस्पर्धा, शिक्षण के प्रति प्रतिस्पर्धा दोस्त, अपने संगठन के प्रति वफादारी, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त आप कहेंगे शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एकदम ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आप पढ़ाने के प्रति क्या होनी चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का भाई संगठन के प्रति वफादारी थोड़ी ना, संगठन के प्रति कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं क्या, उसके प्रति आप बोल सकते हैं वफादारी कर रहे हैं, तो ऐसा दोस्त नहीं होगा। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, आप बोल सकते हैं साथी कि वह शिक्षण के प्रति क्या हो, प्रतिबद्धता हो, उसमें क्या शिक्षण के प्रति दोस्तों क्या हो, उसमें प्रतिबद्धता हो। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलेंगे साथी, कर ध्यान पूर्वक देखिए 20 नंबर के लिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों। समझ के लिए, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए, समस्या समाधान के लिए दोस्तों। देखिए दोस्त या मानसिक उद्वेलन की बात करें तो इसके जो जनक बोले जाते हैं, देखिएगा मानसिक उद्वेलन विधि, एक विधि है साथी मानसिक उद्वेलन विधि, इसके दोस्त जनक बोले जाते हैं ऑसबॉर्न। कौन बोले जाते हैं, ऑसबॉर्न बोले जाते हैं, हम लिखेंगे ऑसबॉर्न बोले जाते हैं, ऑसबॉर्न दोस्तों बोले जाते हैं। ऑसबॉर्न की बात किया जाए साथी तो ऑसबॉर्न ने कहा था कि आज जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान होता है, देखिए दोस्त जब आप देखते होंगे किसी मीटिंग में, जैसे या किसी विभाग का मीटिंग हुआ तो छोटे कर्मचारियों से कभी राय नहीं ली जाती है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े जैसे अधिकारी हैं उनसे राय लेकर के मीटिंग को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यह मानसिक उद्वेलन विधि कहता है कि आप ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं या बड़े जो ज्ञानी हैं उनके पास ही वह बुद्धि है, सृजनात्मकता या उसमें समस्या को समाधान करने का सिर्फ उसमें एबिलिटी है। दोस्त हो सकता है जो आपका ड्राइवर हो सकता है आपका जो एक निम्न वर्गीय श्रेणी का कर्मचारी हो, उसके पास भी सृजनात्मकता इस तरह का हो जिस प्रकार का आपके पास सृजनात्मकता ना हो।
आप उसके बुद्धि से, उसके सृजनात्मकता से नहीं जोड़ सकते दोस्तों। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसमें हो सकता है, तो इसलिए यह विधि का पता करता है कि हर व्यक्तियों से राय लिए जाए, ऐसा कोई राय हो सकता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो सीधा सा दोस्तों या सुधार ये तो किया जाता है, वह समझ के लिए नहीं दोस्तों, अनुप्रयोग के लिए दोस्तों नहीं, सृजनात्मकता बनाने के लिए नहीं दोस्तों, वह समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जब किसी समस्या में आप फंस जाएं और कई लोगों का राय लेते हैं तो वह राय दोस्तों बोला जाता है, वह बोला जाता है भैया कि आपका मानसिक उद्दीलन विधि, और उसमें से कोई ऐसी राय आ सकती है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो सीधा सा आपका 20 का डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण क्या है? अचीवमेंट टेस्टेड, और क्या दोस्तों मानक परीक्षण है या मनोवैज्ञानिक परीक्षण है दोस्तों, शिक्षक निर्मित परीक्षण है या बुद्धि परीक्षण है? उपलब्धि परीक्षण दोस्तों आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टेस्ट है या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है या टीचर मेड टेस्टेड है, या आप बोल सकते हैं दोस्तों कि इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो साथ ही इसमें से कौन सा टेस्ट बोल सकते हैं कि हो सकता है दोस्त, क्या होगा उपलब्धि परीक्षण? तो आप कहेंगे शिक्षक निर्मित परीक्षण दोस्तों। क्या है शिक्षक निर्मित? तो टीचर मेड टेस्टेड है या शिक्षक के द्वारा दोस्तों या बनाया गया एक तरीके से निर्मित जो है, शिक्षक के द्वारा निर्मित एक टेस्ट है उपलब्धि शिक्षण। कोई मानक शिक्षण नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक शिक्षण नहीं दोस्तों, एक शिक्षक द्वारा परीक्षण बनाया गया। साथ ही इकाई परीक्षा क्या दोस्तों, क्या क्या निर्माणात्मक, यहां पर देखिएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन है दोस्तों, या फिर आपका संकल्पनात्मक मूल्यांकन है या बाहरी मूल्यांकन है या उपरोक्त सभी है। या आप दोस्त आप कह सकते हैं जिसे निर्माणात्मक को दोस्त हम बोलते हैं रचनात्मकता भी बोलते हैं, जिसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी बोलते हैं, और आप दोस्तों संकल्पनात्मक को बोलते हैं समेटिव भी बोलते हैं, और क्या क्या एक्सटर्नल इवेल्युएशन या ऑल ऑफ द एबव। तो यूनिट एग्जाम इज क्या है? यूनिट एग्जाम जो इकाई परीक्षा होती है और दोस्त क्या है, जो इकाई परीक्षा है। जैसे दोस्तों अगर बात करें यूनिट एग्जाम्स की बात करें, जैसे आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया, एक चैप्टर क्या होगा, एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया, एक चैप्टर को कोई चैप्टर दोस्त आपको पढ़ाया गया, और उसका क्या किया जाए, उसका आपको यूनिट है एक तरीके से, उस यूनिट का क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, उस यूनिट का टेस्ट लिया जाए या उसका एग्जाम्स लिया जाए दोस्तों, एग्जाम लिया जाए। तो उससे साथ ही क्या होता है, उससे आपको इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको अधिक से अधिक क्या किया जाए, एक रचनात्मकता, एक आप में क्रिएटिविटी, एक यूनिट टेस्ट का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से सतत, आपका एक तरीके से सतत मूल्यांकन की बात करा। और सतत मूल्यांकन दोस्तों कहता है कि सतत मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे में रचनात्मकता का विकास किया जाए, जिसमें बच्चे में रचनात्मकता का विकास किया जाए, बच्चे को निर्माणात्मक जो है चिंतन का विकास किया जाए, और एक तरीके से बच्चे निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। तो सीधा सा दोस्त आप कहेंगे कि भाई साहब आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए होगा, यूनिट परीक्षा। यूनिट परीक्षा नहीं, होल आपका एग्जाम से नहीं हो रहा है, आपका होलिस्टिक एग्जाम से नहीं हो रहा है, संपूर्ण ये आप बोल सकते हैं एग्जाम से नहीं हो रहा है दोस्तों, आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है, एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर टेस्ट हो रहा है कि आप में कितना क्रिएटिविटी है, कि आप में कितना समझ है, वह बताने के लिए। 22 नंबर के लिए दोस्त कहेंगे निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी क्या है? करा के दोस्त करा गुणात्मक तकनीक या करा लेखन तकनीक या मात्रात्मक तकनीक या दोस्तों मौखिक तकनीक। 22 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से हो। निर्धारण मापनी क्या है? निर्धारण मापनी दोस्तों क्या होता है? दोस्त आप कहेंगे यार निर्धारण मापनी क्या है, एक गुणात्मक तकनीक है। दोस्त क्या बोल सकते हैं आप? बोलेंगे एक क्या है, एक आपका गुणात्मक तकनीक, आप ऐसा निर्धारण मापनी को बोल सकते हैं गुणात्मक तकनीक। दोस्तों पाठ्य सागामी क्षेत्र में संबंधित नहीं दोस्तों, पाठ्य सागामी क्षेत्र में संबंधित नहीं है। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि विकास। दोस्तों क्या है, मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट डेवलपमेंट। दोस्तों का पाठ्य सागामी क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? कौन सा पाठ्य सागामी क्षेत्र का मतलब है आपको पढ़ाते टाइम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें कौन सा या आपका एक तरीका नहीं होगा। कौन सा एक दोस्तों कौन सा नहीं होगा? भाई साहब आप पढ़ाते हैं बच्चों को सिखाते हैं, जो चीजें होती है दोस्तों पाठ्य सामग्री क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों नैतिक विकास होता है, बच्चे का हम मोरल डेवलपमेंट करते हैं, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, बच्चे में कितना विकास हो रहा है, बच्चे में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमियां हैं, उसके कार्यों को बताते हैं दोस्तों। बच्चे के मानसिक विकास को हम टेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चे का रुचि का विकास हम नहीं चेक करते हैं कि बच्चे में कितना रुचि है, क्या रुचि में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसका हम टेस्ट नहीं करते हैं, और यही दोस्तों आपका सही होगा।
क्योंकि पाठ संगामी क्षेत्र में से संबंधित दोस्तों रुचि विकास कोई विकास थोड़ी ना है, रुचि इंटरेस्ट पैदा की जाती है, विकास थोड़ी ना किया जाता साथी। 24 का आपका डी ऑप्शन बनेगा। करा पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? पाठचर्या जो दोस्त करा कि कैलकुलम किसको दर्शाता है? समाज को दर्शाता है दोस्तों, या आपको करा घन को दर्शाता है, या विद्यालय को दर्शाता है, या मूर्तता को दर्शाता है? तो दोस्त आप बताएंगे हुज कल्चर डज द करिकुलम रिफ्लेक्ट। तो दोस्तों क्या दर्शाता है? पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? पाठचर्या दोस्तों किसकी संस्कृति को दर्शाता है? दोस्तों पाठचर्या आपसे पूछ रहा है। अगर हम दोस्तों पाठचर्या की चर्चा करें तो पाठचर्या दोस्तों आप कह सकते हैं समाज को, जो आप बोल सकते हैं दोस्तों एक सोसाइटी को दर्शाता है। किसको? दोस्त सोसाइटी को दर्शाता है। आप ऐसा कहेंगे 25 का ए ऑप्शन आपको सोसाइटी को दर्शाता है। 26 का अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कौन सा तत्व शामिल नहीं है दोस्तों? करा अनुभव, या दोस्तों सामान्यीकरण, या करा विश्लेषण, या मूर्तता। तो अवधारणात्मक का मतलब होता है दोस्त समझ, करा अवधारणात्मक का मतलब होता है समझ निर्माण। दोस्तों आप कह सकते हैं समझ निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं? क्या अनुभव है, सामान्यीकरण है, विश्लेषण है, मूर्तता है? दोस्तों 26 नंबर में साथी कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? 26 नंबर की बात करेंगे, कौन सा आपका इसमें से शामिल नहीं है? दोस्तों कौन सा इसमें से शामिल, कौन सा दोस्त इसमें से शामिल नहीं है? जी बताएंगे भैया कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? जी दोस्त अवधारणात्मक निर्माण में कौन सा तत्व शामिल है? अनुभव तो दोस्त होगा, समझ में भाई अनुभव होगा तो समझ होगा, सामान्यीकरण करेंगे तो होगा, विश्लेषण भी होगा, लेकिन मूर्तता नहीं होगा। दोस्तों इसमें ही आपका क्या है? अवधारणात्मक निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं है? वह मूर्तता नहीं है। आपका ऑप्शन संख्या दोस्त डी बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे 27 नंबर, सीखने का पठार। सीखने, जिसे सीखने का पठार दोस्तों बोले या अधिगम का पठार बोले? दोस्तों क्या बोल सकते हैं? सीखने का पठार या अधिगम का पठार बोल सकते हैं? अधिगम का पठार। दोस्तों अधिगम का पठार की बात करें तो करा अधिगम का पठार दोस्त अधिगम में कमी, करा अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, करा उपयुक्त सभी। दोस्त अधिगम का पठार दोस्त कैसे बनता है? भाई अधिगम में पठार जब दोस्त इंटरेस्ट नहीं लेते, आप क्या लेते हैं? रुचि नहीं लेते हैं आप, रुचि नहीं लेते दोस्तों, रुचि नहीं होता आप में, रुचि नहीं होता दोस्तों, आप में इंटरेस्ट नहीं, आप में कोई घटना घट गया दोस्तों, आपके साथ कोई दिक्कत हो गया, कोई तरीके से ऐसा हो गया जो आप इंटरेस्ट, या आप बोल सकते हैं घटना घट गया, या आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा कोई चीज़ समझने में, तो क्या अधिगम में कमी हो? सीखने का पठार दोस्तों क्यों होता? अधिगम में कमी, ठीक है, सीखने में कमी होता तो भी होता है दोस्तों, अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है तो भी होता है, वह उन्नति में, अगर अधिगम में उन्नति नहीं है दोस्तों तब भी होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 27 का दोस्त क्या बनेगा? 27 का आपका इसमें दोस्तों करा कि सीखने का पठार है। सीखने का पठार करा अधिगम में कमी, आप कह सकते हैं अधिगम में कमी। दोस्तों अधिगम में कमी थोड़ी ना होता है, अधिगम में उन्नति नहीं होती दोस्तों, अधिगम में क्या उन्नति नहीं होती है, आप ऐसा बोलेंगे साथी, अधिगम का पठार, अधिगम में उन्नति नहीं होती है, उन्नति अधिगम जैसे क्या होता है साथी, आप कह सकते हैं कि आपका ऐसे आपका पार्लर बना रहेगा, तो ऐसा पार्लर बन जाए, आपका उन्नति नहीं होगा, लगातार आप बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो अधिगम में बाधा थोड़ी ना होता दोस्तों। अधिगम का पठार दोस्त अधिगम में उन्नति को दर्शाता है, तो अधिगम का पठार उन्नति नहीं हो रहा, इसका मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका 27 का सी ऑप्शन। 28 में दोस्त इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है दोस्तों? करा कि कुछ नया करने को सीखना, या क्रियात्मक अवस्थाएं, या प्रवाह, या अभिग्रहण। साथी कौन सा इसमें से नहीं बनेगा? कौन सा दोस्त इसमें से नहीं बनेगा? कौन सा दोस्त इसमें से नहीं बनेगा? अच्छा है, प्रयास करेंगे दोस्तों बताने का, इसमें से कौन सा आपका नहीं बनेगा दोस्तों? कौन सा इसमें से दोस्त आपका नहीं बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं दोस्तों? कुछ नया करने को सीखना दोस्तों सही है भाई साहब, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग तो है, कुछ नया करते चलिए, कुछ आप में क्रिएटिविटी पैदा होते चले, तो कुछ नया करने को सीखना तो सही है। क्रियात्मक अवस्थाएं दोस्तों यह भी सही है कि भाई फंक्शनल स्टेज, एक तरीके से क्रिया करते हुए आप अवस्थाओं को बढ़ाते चले। प्रवाह भी होने चाहिए दोस्तों, प्रवाह को हम बोल सकते हैं धारा प्रवाह भी होना चाहिए, धारा प्रवाह भी होना चाहिए दोस्तों, धारा प्रवाह भी होना चाहिए दोस्तों। आप कह सकते हैं अभिग्रहण की बात करें तो आप अभिग्रहण नहीं होना चाहिए, ऐसा अभिग्रहण नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन 28 का दोस्तों आपका बनेगा ऑप्शन संख्या डी। 28 का ऑप्शन संख्या डी इसमें से बन जाएगा दोस्तों। करा रेडियो एक प्रकार का क्या है? शिक्षण सामग्री है।
कह रहा दृश्य है, श्रव्य है, दृश्यव्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपने सुना होगा शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री सुना होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री में आपने रेडियो सुना होगा। भाई रेडियो क्या इस प्रकार का क्या है, आप रेडियो को क्या करते हैं, सुनते हैं। भाई रेडियो को कहाँ देखते हैं, ना दृश्य तो होगा नहीं। टीवी होता दोस्तों क्या हम बोल सकते थे, वह दृश्य टीवी होता तो दोस्तों हम दृश्य शब्द दोनों बोलते हैं टीवी को। अब चार्ट की बात करेंगे, सिर्फ आप चार्ट की बात करेंगे दोस्तों तो आपका सिर्फ दृश्य हो पाएगा। रेडियो हो गया दोस्तों, रेडियो हो गया या क्या हो गया आपका श्रव्य हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या इसमें से, ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन आपका इसमें से दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न साथी देखने का प्रयास करेंगे। अच्छी पाठ्य पुस्तक है सर दोस्त, अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होता है। अच्छी पाठ्य पुस्तक श्रव्य सामग्री है या दृश्य श्रव्य सामग्री होना चाहिए या दृश्य सामग्री सिर्फ होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक दोस्तों क्या, अच्छी पाठ्य पुस्तक है साथी क्या है दोस्तों। अच्छी पाठ्य पुस्तक साथी एक प्रकार से पूछ सकते हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो बताएंगे साथी अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है। पाठ्य पुस्तक दोस्तों क्या दृश्य है, भाई सब दृश्य तो है। श्रव्य है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक कहीं श्रव्य होता है नहीं भाई, कहीं दोस्तों दृश्य श्रव्य होता है नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ दृश्य होता है श्रव्य नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक क्या है, श्रव्य सुनते हैं क्या पाठ्य पुस्तक। अच्छी पाठ्य पुस्तक एक क्या है, एक दृश्य सामग्री है, ऐसा आप बोल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अच्छी पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कहीं ना कहीं दृश्यात्मक रूप से, उसमें दोस्त अलग अलग चित्र बने हो, बच्चे के अलग अलग उत्तेजना, बच्चे में जो एक तरीके से इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला होना चाहिए। आप देखते हैं दोस्तों जब पाठ्य पुस्तक कोई बुक हो, जब आपके बुक में कई तरीके से चित्रात्मक रूप से दिया हो, कहीं लाल रेड हो, कहीं पर ग्रीन हो, कहीं पर येलो कलर का यूज होता है साथी, तो उससे क्या होता है कि आपकी उत्तेजना, आप में जो एक तरीके से इंद्रियां हैं वह उत्तेजित होती हैं और आप और बेहतर सीख पाते हैं दोस्त। लेकिन जब आप में वह कलरफुल नहीं होता है, उसमें एक ही कलर का सब कुछ लिखा गया है, तो फिर आपको पता नहीं चलता यार, मतलब इंटरेस्ट खत्म सा हो जाता है। इसलिए दोस्त बोले अच्छी पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, दृश्य सामग्री है, आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। साथ ही इस प्रकार से आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला और जो आप सभी के बिहार स्टेट में दोस्त पूछे गए हैं वही प्रश्न थे। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से हम कुछ प्रश्न रखे हैं, कुछ ऐसा अपनी तरफ से प्रश्न रखने का प्रयास नहीं किया गया है। सब आपके एग्जामिनेशन में, आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं। और दोस्त आपको अच्छे से पढ़ लेना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। और दोस्त जितना आप बेहतर से सीखेंगे उतना बेहतर स्कोर करके आएंगे, क्योंकि दोस्त आप बेहतर स्कोर करेंगे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि यार एक तरीके से क्वालिफाई पेपर ही है, लेकिन क्वालिफाई पेपर का मतलब है जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो अगले चरण में जाएंगे। क्वालिफाई पेपर कहने का मतलब नहीं होता दोस्तों, उसको क्रॉस करना पड़ता है। जब आप क्रॉस कर लेते हैं उसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन आप में एक पात्रता है कि आप उसको पात्रता को पास करेंगे तभी अगले चरण में जाएंगे। तो इसलिए जब दोस्त अगर शिक्षक भर्ती में आपको बैठना है तो इस पात्रता को आपको पास करना पड़ेगा। और जब पास कर लेंगे साथी तो फिर आप समझिए आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। और तमाम तरीके की वैकेंसी है, TRE 3 है, TRE 4 है, TRE आपका 5th है, सब कुछ भर्ती आने वाली हैं। तो आप दोस्त आपके लिए बेहतर है, अपॉर्चुनिटी है, आप उसका लाभ उठाइए और चीज़ों को पढ़िए साथी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।